हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? डीएनए स्टार्ट कर चुके थे, है ना। डीएनए के अंदर हमने डबल हेलिक मॉडल स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। उसकी डिस्कवरी किसने की, ये सारी चीजें देखी, ठीक है। राइट। और क्या देखा था? और बेस पेयरिंग के बारे में देखा था, डायरेक्शन के बारे में देखा था। तो बेस पेयरिंग में हम लोगों ने चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल तक खत्म कर दिया था। और अब हमें क्या करना है? अब हमें बेस रेशो के बारे में समझना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बेस रेशो से, और उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ डीएनए देख लेंगे, ठीक है। आ जाओ, बेस रेशो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जल्दी से, एकदम शिद्दत के साथ देखो वीडियो को, ठीक है। देखो, बेस रेशो क्या होता है, याद करो। पहले हम लोगों ने चारगाफ्स रेशो में, बेस रेशो को समझने के लिए पहले चारगाफ्स पर थोड़ा सा जाते हैं कि चारगाफ्स रेशो आखिर में क्या था। चारगाफ्स रेशो में यह था कि a प्लस जी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, राइट। ये था आपका चारगाफ्स रेशो, मतलब कि ये ओवरऑल प्यूरिन बाय पायरिमिडीन। लेकिन बेस रेशो ऐसा नहीं होगा। बेस रेशो में क्या होगा? प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन बाय प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन, यानी कि ए प्लस टी बाय जी प्लस सी। और ये होगा कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, किसी पर्टिकुलर गिवन स्पीसीज के लिए। इसलिए ये क्या होता है, मतलब कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बेस रेशो बोलते हैं, दैट इज ए प्लस टी बाय जी प्लस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन स्पीसीज। अब सर, हमने चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल पढ़ लिया है, आप हमें बेस रेशो रूल क्यों बता रहे हो? क्योंकि इससे हमें कुछ फायदा है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका इसके इस मदद इसके मदद से, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक टाइप है या यूकैरियोटिक टाइप है, ठीक है। जो डीएनए है हमारा, जो अगर मान लो तुमको कोई डीएनए दिया है, सपोज दैट, तो डीएनए किस टाइप का है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक टाइप का डीएनए है, ठीक है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक सेल का डीएनए। तो ये इसका एप्लीकेशन है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, बाय दिस वी कैन फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डीएनए इज गिवन, आइदर ऑफ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। अब समझो ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो देखो यहां पर कैसे पता लगाते हैं, यहां पर देखना ध्यान से। देखो, अगर कोई डीएनए आपको दिया है, अगर उसके अंदर ए प्लस टी, यानी कि ये आपका प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन, एडेनिन प्लस थाइमीन का कंटेंट अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको, उस टाइप के डीएनए को हम बोल देंगे एटी टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब ये है कि एटी टाइप ऑफ डीएनए का जो बेस रेशो है वो एक से ज्यादा है, वन से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। और अगर यही जी प्लस सी अगर ज्यादा हुआ तो जीसी टाइप ऑफ डीएनए हुआ, और इसका बेस रेशो जो है वो वन से ज्यादा है। अब एटी टाइप डीएनए किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। और जीसी टाइप डीएनए किस में पाया जाता है बच्चा? प्रोकैरियोटिक डीएनए में। बात समझ में आई? तो अब मतलब कि आप समझ जाओगे कि अगर तुमको डीएनए का कोई भी मतलब डीएनए दिया गया है, अगर उसके अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा है तो तुम बता दोगे देख के कि प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये। और अगर उसके अंदर एटी कंटेंट ज्यादा है तो तुम ये बता दोगे कि ये भाई ये यूकैरियोटिक डीएनए है। बस इतना सा मतलब है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बेसिस पर हम, कि भाई जो डीएनए का टेम्परेचर, मेल्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर भी हम नाप सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मेल्टिंग टेम्परेचर मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, वो ही होगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए भी हम नाप सकते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, किसका कम है। देखो, समझो, जिसका जीसी कंटेंट ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज्यादा, टीएम को टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग से करेंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट, जीसी मोर हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर देखो, अब प्रोकैरियोटिक डीएनए में भाई जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। ये है आपका रिलेशन, एक ये आ गया। क्या क्लियर हुई बात? तो इसी को बेस रेशो कहते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेस रेशो और यहां पर, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब हम चारगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल पढ़े थे तो हमने देखा था डेट ए प्लस जी बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहां पर प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एक दूसरे के इक्वल थे, ठीक। लेकिन यहां पर
वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्यूरीन प्लस पायरिमिडीन्स बाय प्यूरीन प्लस पायरिमिडीन्स हो रहा है इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा कंडीशन यहाँ पर हो रहा है, तो इसी को हम लोग बेस रेशो बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1 स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड क्या है, अब देखो कुछ और बातें। जो डीएनए हम लोगों ने देखा, उस डीएनए के अंदर ये कुछ ऐसा डीएनए था, ठीक है, ये था डीएनए, ये हमारा डीएनए था। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में भाई और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगा देंगे तो लंबा हो जाएगा, फिलहाल ठीक है, इतना समझने के लिए ठीक है। तो जो बैकबोन है, बैकबोन किसकी बनी हुई है? बैकबोन बनी हुई है हमारी फॉस्फेट की, किसकी? फॉस्फेट और पेंटोज शुगर की बैकबोन बनी हुई है, ठीक है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, राइट। ये वाला भी क्लियर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, स्टेप्स किसके बने हुए हैं? याद करो, सीढ़ियों के पायदान जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, चलते हैं जिसके हेल्प से, तो वो स्टेप्स किसके बने हुए हैं? वो बने हुए हैं नाइट्रोजन बेसिस के। अच्छा, पोलैरिटी कैसी है इसकी? एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, 5' to 3' और 3' to 5', कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी आपकी स्ट्रैंड्स की है, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस की कोई पोलैरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब समझो, एक और टर्म आता है क्या आपके पास? डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या? डीनेचुरेशन मतलब तोड़ना और रीनेचुरेशन मतलब जोड़ना। लेकिन तोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे? ठीक है, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, एक डीएनए मॉलिक्यूल को लेंगे, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है, यहां पर हीट करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होने लगेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होने लगेगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड हो जाएगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हम टूटे हुए डीएनए को नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस रख देते हैं तो वही डीएनए मॉलिक्यूल वापस से जुड़ जाएगा, ठीक है, डीएनए अटैच हो जाएगा, रिकॉइल्ड हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ये हो गई हमारी दूसरी बात, ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है तीसरा फंडा। देखो तीसरा काम क्या है? तीसरा, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है? व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? तो अब समझो, पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब क्या है? जैसे वर्ड सुने हो आपके एनसीईआरटी में भी इसी वर्ड को यूज किया गया है, मलयालम, मलयालम, ठीक है, मलयालम है ना। स्पेलिंग मेरे को नहीं आ रही है, स्टार मार्क कर दे रहा हूं, देख लेना, मलयालम, ठीक है। ओके, तो दोनों एक ही साइड से मलयालम आप लिखोगे, ठीक है, दोनों एक ही साइड से एकदम दोनों सेम रहता है, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से। देखो इधर से भी पढ़ रहा हूं तो मलयालम, इधर से भी पढ़ रहा हूं तो मलयालम, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो दोनों तरफ से हमें सेम ही सीक्वेंस मिल रहा है। तो उसी तरीके से पैलिंड्रोमिक डीएनए के अंदर में हमें क्या मिलता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस सेम फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बोल दो या फिर नाइट्रोजन बेसिस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? तो जैसे कि देखो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, कोई दिक्कत? तो ऐसे हम लोग पढ़े, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक की। अगर दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम आए तो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक टाइप ऑफ डीएनए। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? हम लोगों ने बैकबोन ऑफ डीएनए के बारे में देख लिया, ठीक है, स्टेप्स किसके कंपोज होते हैं ये देख लिया, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन देख लिया, पैलिंड्रोमिक डीएनए देख लिया, और बेस रेशो देख लिया, ठीक है। बेस रेशो के बेसिस पर हम लोगों ने टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग निकालना सीखा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना सीखा, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए को पहचानना सीखा। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डीएनए कि कितने टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं हमारे पास। सो जो टाइप्स ऑफ डीएनए है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्विस्टिंग, भाई कि किस साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं डीएनए को या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो इस बेसिस पर हमारी टोटल 2 टाइप की डीएनए होती है, मतलब राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब राइट हैंडेड डीएनए में भी हमारे पास अभी, अच्छा ये देखो, राइट हैंडेड डीएनए के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टाइप है और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में भी हमारे पास टाइप्स है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना,
राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या कि क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, ठीक है। यहां पर आपके पास ये टोटल ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, ये 4 डीएनए हैं जिनकी हेलिक्स लेंथ 28 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 31 एंगस्ट्रॉम, 24.24 एंगस्ट्रॉम है। नंबर ऑफ बेस पेयर 11 बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स, 9.33 पेयर्स, 8 पेयर्स, ऐसे है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स 2.56 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.32 एंगस्ट्रॉम, 3.03 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर इतना 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 इतना। अरे बाबा, मतलब बहुत तगड़ा है। लेकिन अपने को कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ एक याद करना है, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। बाकी ए सी डी, ए और सी और डी को भूल जाओ, इसको मत याद करो, इसको मत याद करो, इसको मत याद करो, ठीक है। सिर्फ ये बी वाला याद करना है। बी वाला क्यों याद करना है कि जो हमने डीएनए पढ़ा, जो हमारी एनसीईआरटी की किताबों में है, जो हमने पढ़ा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, वॉटसन बाय वॉटसन एंड क्रिक, वो एक्चुअली में बी डीएनए ही है। देखो कैसे पता लग रहा है हमें, ये हेलिक्स लेंथ उसकी कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम याद करो। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर देखो 34 एंगस्ट्रॉम है ना हेलिक्स लेंथ, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं एक हेलिक्स में, 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और डायामीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ये सारी चीज हमने देख ली है। तो जेम्स वॉटसन और क्रिक की जो डीएनए थी वो कौन सी डीएनए थी, बी डीएनए। तो सिर्फ इसी के डाटा को अपने को याद रखना है। बाकी ये ध्यान रखो कि हाँ भाई, राइट हैंडेड डीएनए में आपके ए बी सी डी 4 टाइप के डीएनए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है अपना लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए एंटी क्लॉकवाइज डीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए कहलाएगा, ठीक है। राइट हैंडेड डीएनए को क्या बोला था हमने, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक टाइप का डीएनए प्रेजेंट है, जेड डीएनए, और इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। की भाई जितने भी डीएनए हैं वो तो क्लॉकवाइज डीएनए, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है, लेकिन इसके अंदर होती है एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा डीएनए कौन सा है, जेड डीएनए। इसके अंदर जो बैकबोन होगा वो तो फॉस्फेट और शुगर का ही बना रहेगा, लेकिन जो उसका फैशन होगा वो जिग जैग होगा। कैसा होगा, जिग जैग फैशन होगा, ठीक है, जिग जैग ऐसा फैशन होगा, ठीक है, राइट। अब यहां पर देखो इसकी हेलिक्स लेंथ कितनी होगी, 45.6 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए की कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम। डायामीटर कितना होगा, 18.4 एंगस्ट्रॉम। यहां पर बी डीएनए की डायामीटर कितनी थी, 20 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, 12। बी डीएनए में कितने बेस पेयर से, 10। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना था, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहां पर कितना होगा, 3.75 एंगस्ट्रॉम। बस इतना सा। तो आपको क्या क्या रट जाना है, एक बी डीएनए के बारे में रट जाना है और एक जेड डीएनए के बारे में रट जाना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इतना काम। अब समझो मजेदार बात कि भाई अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। तो अगला टॉपिक यहां से आएगा। देखो बच्चों, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल जो होता है उसके अंदर उसके डीएनए में टोटल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब समझो, अगर हम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर अगर निकालें तो वो कितना होता है, 0.34 nm, अपने को मालूम है। तो यानी कि 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है भाई। 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ होता है, तो 0.34 nm कितना हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब समझो, अगर तुम लेंथ ऑफ डीएनए फॉर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, तुम क्या करोगे, ये वाला जो बेस पेयर है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर को, इसको इंटू कर दोगे इस वाले एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ बेस पेयर से इंटू कर दोगे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर से, ठीक है। सो उसके बाद तुम्हारा डीएनए का लेंथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.2 मीटर, ठीक है। अब डीएनए किस में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर में, तो डीएनए एक जेनेटिक कंटेंट है ना, जेनेटिक मटेरियल है ना, तो वो जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल की न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁹ मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, डायामीटर बोल रहा हूं, ठीक है। सो सोचो इतनी
इतनी कम, इतनी छोटी, इतने छोटे न्यूक्लियस में 2.2 मीटर बड़ा लंबा डीएनए आ रहा है, ठीक है। तो ये आखिर में ऐसा क्या चीज हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा जिसमें इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल इतने छोटे से जगह में समा गया? भाई ये तो बड़ा कठिनाई वाली बात है, और इसके लिए हमारा नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके आंसर को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? डीएनए पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइट बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, डीएनए पैकेजिंग के साथ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के साथ। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप अपने कमेंट छोड़ो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि वही एक सोर्स है। जब आप लोग कुछ बताओगे, कोई भी अगर कुछ कंटेंट अगर गलत भी लगता है तो उसको भी बेहिचक बोलो, कि ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं, ठीक है। राइट, बिल्कुल आपके हर कमेंट्स को मैं वेलकम करूंगा, बिल्कुल एकदम ईमानदारी के साथ हर कमेंट्स को देखने की कोशिश करूंगा। आप लोग एकदम लिखिए और अच्छे से, कि ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। बिल्कुल मैं पूरी बायोलॉजी आपको इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, इसी हैंड रिटन नोट के साथ, ठीक है। लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में।